तो आइए अब पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण किस तरीके से होता है। हमने कुछ बातों को पहले ही लिख दिया है ताकि समय हमें कम लगे। देखो, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, बात सही है, तथा कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश में कुछ प्रकाश ध्रुवित होता है। देखो, ये कोई अध्रुवीय प्रकाश ऐसे चल रहा है, ठीक है। पहले माध्यम हमने मान लिया कि ये हमने लाइन खींचा है, यह वह पृष्ठ है जो इन दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको पृथक्कारी पृष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथक्कारी पृष्ठ, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश तरंग एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। देखो, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, परंतु क्योंकि माध्यम चेंज हुआ है जिसकी वजह से यह इसका मार्ग बदल गया है। वो अलग बात है कि भाई अपने अभिलंब की तरफ झुका है, वो कब झुकेगा? जब ये विरल होगा, ये सघन होगा, है ना, वो अलग बात है। परंतु हुआ क्या कि अपवर्तन होने के साथ साथ इसमें कुछ किरणों का परावर्तन भी होता है, कुछ किरणों का परावर्तन भी होता है, ठीक है। और उस परावर्तित प्रकाश में कुछ प्रकाश ऐसे होते हैं जो ध्रुवित प्रकाश हो जाते हैं। जैसे ये देखो, ये अध्रुवित प्रकाश है, अर्थात इनमें जो क्षेत्र सदिश का कंपन है वो सभी दिशाओं में, तरंग संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में है, तो ये अध्रुवित प्रकाश है। परंतु प्रकाश जब इस पृथक्कारी पृष्ठ पर पड़ा तो परावर्तित हो गया। इस परावर्तित प्रकाश में कुछ प्रकाश तो ऐसे हैं जो अध्रुवीय प्रकाश है, तो कुछ प्रकाश ऐसे भी हैं जो ध्रुवित प्रकाश भी हैं, अर्थात जिनका कंपन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। परंतु ऐसा क्यों हुआ कि कुछ ही प्रकाश केवल ध्रुवित हो पाए? तो जाहिर सी बात है, उनकी तरंगदैर्घ्य की वजह से। परंतु गहन अध्ययन करने के बाद ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगानुसार बताया कि परावर्तित प्रकाश में जो प्रकाश ध्रुवित हो रहा है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जो परावर्तन कोण है वो कितना है। ध्रुवित प्रकाश, परावर्तित किरण में, परावर्तित प्रकाश में प्रकाश का ध्रुवण होना उसके परावर्तन कोण पर निर्भर करता है। ये किसने बताया? ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने बताया। अच्छा, उस कोण को हम लोग ध्रुवण कोण बोलते हैं। एक ऐसा विशेष कोण होता है जिस पर सभी आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश में जब जाता है, अर्थात आपतित प्रकाश जब पृथक्कारी पृष्ठ पर पड़ता है तो वह परावर्तित हो जाता है, तो सभी परावर्तित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश हो जाते हैं उस विशेष कोण पर, और उस विशेष कोण को हम लोग कहते हैं ध्रुवण कोण, अर्थात पोलराइज्ड एंगल कहते हैं। अब उस विशेष कोण तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, आइए उस चीज को देखते हैं जिसके आधार पर ब्रूस्टर ने इस बात को बताया कि प्रकाश कितना ध्रुवित होगा, कितना ध्रुवित नहीं होगा, वो उसके परावर्तन कोण पर निर्भर करेगा। तो आइए इसको देखते हैं। ऐसे ही मान लो मिटाए दो, देखो, सबसे पहली बात ये है, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना। ये जो परावर्तित किरण, परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश है, ये दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत है, जिनकी वजह से इनके मध्य जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य जो एंगल बनता है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव, अर्थात अपवर्तित किरण
अपवर्तन कोण, ये परावर्तन कोण और ये अपवर्तन कोण। अगर ये आईपी है तो इसको भी हम लोग आईपी बोलेंगे। आईपी क्यों? क्योंकि पी फॉर पोलराइज्ड और आई फॉर इंसिडेंट एंगल। तो आपतित कोण जो है, सॉरी आपतन कोण जो है उसको हम लोग आईपी से रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह वही विशेष कोण है जिस पर सभी परावर्तित किरणें अर्थात परावर्तन, आईपी वह कोण है जिस पर सभी परावर्तित प्रकाश ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है। माना अध्रुवीय प्रकाश तथा अभिलंब के बीच बना कोण आईपी है। ठीक है, जिसको हम लोग परावर्तन कोण भी बोलेंगे। तथा अपवर्तन कोण आर है। अपवर्तन कोण क्या है? आर है। इसको नामकरण भी कर दे क्या? पी क्यू आर, इसको एन डैश बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इसको मैं अगर इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि पी ओ एन, पी एंगल पी ओ एन बराबर एंगल एन ओ क्यू इज इक्वल टू आई पी। बोल सकते कि नहीं? ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे परावर्तन के नियम से। तथा अपवर्तन कोण क्या है? एंगल एन डैश ओ आर बराबर आर। अच्छा, इसको कुछ और नाम देते हैं। कैपिटल आर बोल दें या फिर चलो जी बोल देते हैं, है ना, स्मॉल जी। ये तो आर है। तथा एंगल क्यू ओ एच, क्यू ओ एच प्लस एंगल एच ओ जी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं? ये और ये दोनों मिलाकर कितना है? 90 डिग्री। ठीक है सर, समझिए इतनी बात। तब समझना इस बात है ना। एंगल एन ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ एच प्लस एच ओ जी प्लस जी ओ एन डैश। क्या आपको नहीं लगता कि ये टोटल 180 होगा यहाँ से यहाँ तक? बिल्कुल होगा। उसमें क्या है, देखो हमने क्या किया कि ये वाला एंगल लिया प्लस ये वाला एंगल लिया, डायरेक्ट ही लिख दो क्या, चलो ये दोनों एंगल लिया और उसके बाद ये लिया। ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि क्यू ओ एच प्लस एच ओ जी ये दोनों मिलाकर कितना है बाबू? 90 डिग्री है ना। इक्वेशन 1 इसको अगर मान लो
तब एंगल NOQ इसको मैं क्या लिख दूं, 90 लिख दूं, प्लस का GON डैश इक्वल टू 180। हाँ, क्या NOQ क्या वो IP है, तो इसको भी मैं क्या लिख दूं, IP। अच्छा, GON डैश क्या है, वो R है, तो इसको भी मैं R लिख दे रहा हूँ। चलो, तो IP प्लस R इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90, डायरेक्ट लिख दूं 90 डिग्री। ठीक है, तब दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 90 माइनस IP। अब ये मैंने क्यों किया, अभी आपको पता चलेगा, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, ये ऊपर का मिटा दें। चलो, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या है, कहता है भाई कि 1n2 इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसके अपवर्तन आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो I यहाँ पर क्या है भैया, वेयर जहां I इज इक्वल टू IP है ना, और R बराबर हमने क्या निकाला यहां से, देखो R बराबर 90 माइनस IP। इक्वेशन देकर भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है, तो 1n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन IP अपॉन साइन 90 माइनस IP, साइन 90 माइनस IP। तब 1n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन IP अपॉन कॉस IP हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो tan IP। ये रिलेशन निकल कर आता है 1n2 इज इक्वल टू tan IP। इसी लॉ को अपन क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर का नियम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। ठीक है ना, n2 अपॉन n1 tan IP। अगर n1 अर्थात पहला माध्यम यदि वायु हो और दूसरा कोई अन्य माध्यम हो, तो क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू tan IP। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। तो इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, इस रिलेशन को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ n इज इक्वल टू tan IP। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ये हमने प्रूव करके दिखाया कि प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा किस तरीके से ध्रुवण होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपतन कोण क्या है। एक विशेष एंगल पर सभी परावर्तित किरणें क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है, और वो कोण क्या कहलाता है, पोलराइज्ड एंगल अर्थात ध्रुवण कोण कहलाता है। और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है, n इज इक्वल टू tan IP। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बातें और अच्छे से समझ में आएगी। तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है,
आइए इसको सॉल्व करते हैं। परंतु अभी अभी जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया उसको थोड़ा सा समझ लें। हमने कहा n इक्वल टू 10 IP। IP क्या है भैया? उसमें IP क्या है कि ध्रुवण कोण है, ध्रुवण कोण है। यह वह कोण होता है जिस पर परावर्तित किरणें परावर्तित प्रकाश संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। ठीक है। n क्या है? अपवर्तनांक है माध्यम का। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण, मतलब ध्रुवण कोण IP हमें दे रखा है, IP इक्वल टू 60 डिग्री। ध्रुवण कोण 60 डिग्री है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया? इसमें दो सवाल है, A और B। माध्यम का अपवर्तनांक, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो रिलेशन आपके सामने है भैया। n इज इक्वल टू 10, क्या IP के स्थान पर हम लोग 60 डिग्री रखेंगे और 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? √3 की वैल्यू क्या? 1.732 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, ये यूनिटलेस होता है भाई, बस n की वैल्यू अपन लिखेंगे 1.732, है ना। अब दूसरा देखो B, ये तो हमने सॉल्व कर दिया, तो कोई डाउट? अच्छा, अब अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए इस बात को। अपवर्तन कोण क्या होता था? हमने कहा था कि जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अगर वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा होगा तो वो अपने अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होगा तो अपने अभिलंब से दूर हटेगा। खैर, मान लीजिए हम लोग ये कंडीशन लेकर चल रहे हैं, तो कुछ प्रकाश इसमें परावर्तित भी हो जाएंगे, है ना। कुछ प्रकाश इसमें क्या होंगे? परावर्तित भी हो जाएंगे। अच्छा, तो इस कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण, और इसको परावर्तन कोण। और एक विशेष परावर्तन कोण पर ये जो परावर्तित प्रकाश है संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। ये भी हम लोग जानते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें परावर्तन कोण तो हमें दिया है ये 60 डिग्री, हमें फाइंड आउट करना है अपवर्तन कोण कि उस अवस्था में अपवर्तन कोण कितना होगा। R की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा था तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था एक रिलेशन कि IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहां से हमने आपको कहा था R इज इक्वल टू 90 माइनस IP। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? क्योंकि IP की वैल्यू तो हमें दिया है। तो R इज इक्वल टू 90 माइनस 60 दैट इज 30। ये आपका अपवर्तन कोण हो गया। यहां से आपका आंसर। बात समझ में आई है? ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं।